क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पादप में संवहन। संवहन यानी कि परिवहन, है ना। हम लोग का शरीर में जिस तरह अगर ऑक्सीजन चाहिए शरीर के हर पार्ट्स को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए शरीर के हर पार्ट्स को चाहिए, प्रोटीन चाहिए हर पार्ट्स को चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि किसी एक पार्ट्स को देगा तो चल जाएगा काम, नहीं ना। हाँ, कुछ कुछ जरूरी चीज है जिसमें से वो काम आ जाता है। एक बार और भी इस चीज पे चर्चा कर चुके हैं, जैसे हम विटामिन ए का बात करेंगे, हमारे लिए आंख में जरूरत है ना। तो क्या विटामिन ए का जरूरत है तो विटामिन ए सिर्फ आंख को ही मिलता है क्या? मिलता पूरे शरीर को ही है। अब विटामिन ए का अगर शरीर में कहीं और भी जरूरत होगा तो वो लग जाता होगा वहां पे। हाँ, आंख में जरूरत है तो आंख वाला दिख जाता है कि नहीं। सेम कंडीशन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पादप में संवहन का, और ये है दूसरा नाम इसका परिवहन। परिवहन भी लिखा आता है, संवहन भी लिखा आता है। पौधों के हर एक भाग में जो खाना खाया या फिर जल, खनिज लवण, उस चीज को पूरे शरीर में पहुंचा देना क्या कहलाएगा? संवहन कहलाएगा या परिवहन कहलाएगा। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। विभिन्न पदार्थों, जल, खनिज लवण, भोजन आदि पौधे किसी एक भाग से विभिन्न भागों तक पहुंचाना पौधे में क्या है? संवहन। मतलब ये कि एक पिता कमाया और पूरे बाल बच्चा को बांट देना क्या है? संवहन है। यही ना कुल मिला के कहना बात इसका ये हो रहा है कि अगर एक आदमी कमा के अगर पूरे फैमिली को चला रहा है, जिसमें बेटा बेटी नाती पोता पत्नी पति जो भी है कि नहीं, अगर वो सारा को दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो संवहन कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे है। क्या कह रहा है कि पौधे जो है वो जल को, खनिज लवण को, भोजन को एक भाग से पूरे शरीर में बांट देना या ले आना क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है पौधे में। अच्छा, इसके लिए दो मुख्य रूप से उत्तरदायी उत्तक है। कौन कौन है? एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। याद रखने के लिए बताया जाता है कि जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जल का संवहन कौन करेगा? जाइलम। अगर कभी सवाल पूछ दे कि पेड़ पौधों में जल का संवहन कौन करता है या पेड़ पौधे में जल को परिवहन कौन करता है, तो क्या कहलाएगा? जल। जल का कौन करेगा? जाइलम। और भोजन का फ्लोएम। अच्छा, भोजन के साथ तुम जो भी चीज जोड़ना चाहते हो वो जोड़ लेना। और जल के साथ क्या होता है? जल के साथ खनिज लवण होता है ना, हमेशा के लिए। अब कहेगा सर कैसे? तो ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते, ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, बीच में उस चीज को डिस्कशन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो जल अगर ले जाना है तो कौन ले जाएगा? जाइलम। और फल भोजन ले जाना है तो कौन ले जाएगा? फ्लोएम ले जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जाइलम के बारे में देख लेते हैं। जाइलम जल एवं उसमें विलय लवणों की उपस्थिति, ऊपरी मुखी गति। अब बता, जाइलम अगर है कुल मिलाकर होगा पूरे शरीर में उसका, है कि नहीं। लेकिन समझो जल कहां से मिलेगा? पेड़ पौधों का अगर हम बात करें, अगर हम छोटा सा एगो प्रयास करें लगाने का, मान लीजिए हम पौधा लगा रहे हैं, ठीक है, और ये पौधा है, जिसका काम है वही लगा रहे हैं। ये पौधा का जड़ है और ये क्या है? पत्ती है। हमको दो ही चीज अभी ध्यान ही रखना है, दूसरे पे फोकस, अर्जुन बन जाना है, फोकस खाली आंख पे होना चाहिए, है कि नहीं। दूसरे चीज पे फोकस नहीं करना है। कहने का अर्थ है अगर जल मिलेगा तो कहां से तुम दोगे? पेड़ पौधों में जल कहां से आएगा? अवशोषित कहां से करेगा? जड़ से ना। अच्छा, जड़ से अवशोषित करेगा। कुल मिला के अगर बात करें हम लोग कंसेप्ट का, तो जड़ भी अवशोषित नहीं करता है। कौन करेगा? मूल रोग। हालांकि चर्चा उसका होगा, फिलहाल बात करेंगे जड़ का। तो जड़ से अगर यदि हमको इस पत्ती को चाहिए पानी, इस पत्ती को पानी चाहिए, तो ऊपर जा रहा है जल या नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। सवाल भी आता है कि जल, जाइलम का काम जो होता है, जाइलम का काम ऊपरी मुखी होता है या अधोमुखी होता है, मतलब नीचे होता है?
तो क्या कहेंगे, ऊपरी मुखी काम होता है। यानी कि जल वो जड़ से लेकर के ऊपर जाता है ना। जड़ जल कहाँ से लेगा, जड़ जल कहाँ से लेगा, जमीन से ही तो। और चाहिए हमको, मान लो सबसे ऊपर पत्ती है तो पत्ती को चाहिए, तो कैसे देगा, नीचे से ऊपर जाएगा, उसको कहते हैं ऊपरी मुखी, है कि नहीं। उसका क्या नाम है, ऊपरी मुखी, वो ऊपरी मुखी। तो आप समझो यहां से क्या कहता है, जल एवं उसमें विलय खनिज, खनिज लवण, जो भी लवण होता है, ऊपरी मुखी गति से इसे, ऊपरी मुखी गति इसी के माध्यम से होती है। ऊपरी मुखी गति किसके माध्यम से होती है, जाइलम के माध्यम से होती है। नेक्स्ट कहता है इसमें अधिकतम कोशिकाएं मृत होती है, इसकी अधिकतम कोशिकाएं मृत होती है। मृत कहने का अर्थ वो है कि उसके अंदर जीव द्रव वगैरह ज्यादा नहीं होता होगा, है कि नहीं, इसलिए वो ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, मर जाता है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। इसकी कोशिका भित्ति आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर मान लो अगर ये पेड़ पौधा का कोशिका है, कोशिका मानव का अलग होगा, पेड़ पौधा का अलग होगा, है कि नहीं। अगर मान लो ये मानव का है, ये पेड़ पौधा का है, ये मान लो मानव का है, तो आप गौर करिएगा तो इसमें जो है, अगर कोई 9 चैप्टर पढ़ा है, 9 क्लास पढ़े हो, तो उसमें एक चीज और बताया जाता है कि ये है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति बाहरी वाला होता था पेड़ पौधों में, और इसको कहते थे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या अर्थ है इसका, कोशिका भित्ति का मतलब है एक आउटर कवर और उसको लगाया गया है। जैसे तुम बाजार गया सामान लेने, पॉलिथीन में दे दिया तुमको, है ना, अब तुम मान लो ले लिया है मीट, तो तुम क्या कहोगे, सर एगो और प्लास्टिक दे दो काला वाला, है ना। तो काला प्लास्टिक एगो और मारा है ऊपर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। और अंदर वाला जो व्हाइट प्लास्टिक है वो क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तुम मीट लो चाहे सब्जी, दोनों में दे देता है कि नहीं। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पेड़ पौधा रहे चाहे आदमी रहे, है कि नहीं, जंतु रहे चाहे आदमी माने पेड़ पौधा रहे, वो अलग अलग है, तो दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति खास करके उसी को दिया जाता है जिसके जरूरत है, उसका जरूरत पेड़ पौधों को होता है। बोलिएगा कैसे, तो पेड़ पौधों को अगर ठंड है, गर्मी है, बरसात है, उससे कौन बचाएगा उसको। तुम तो छत से छत के अंदर घुस जाते हो, घर बनाया एकदम, है ना, घर बनाया, घर के अंदर घुस गया, वो पेड़ पौधा जो वहां हिलता है उसको कौन कवर किया हुआ है कि नहीं। वो जो छांव में तुमको, खुद धूप में रह करके तुमको छांव दे रहा है, उसको कौन बचा रहा है, वही सब तो बचाता है कि नहीं। उसको कवर देता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। टॉपिक से भटक गए थे, फिर आते हैं वहां पे। कोशिका भित्ति क्या होती है, इसका मोटी होती है कि नहीं, किसका, इस जाइलम का हम बात करें। अब ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। किस प्रकार ये अवशोषित करता है, पता तो है कि जल से, जड़ से क्या होता है, जाइलम, जाइलम अवशोषित करता है ना, जड़ से जल का अवशोषण करता है, इतना बात तो पता है। अब इसको देखिए कैसे करता होगा, ये क्या चीज होता है इसके अंदर। हम ये बनाए हैं, जड़ बनाए, और जड़ का ये मूल रोम बनाए। अब गौर करिएगा, अगर तुम लोग आलू खेत से मुरई कवारे हो गए, तो मुरई को अगर आप देखिएगा तो मुरई के बाहर जो होता है एक बाल होता है, ऐसा ऐसा बाल होता है कि नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूल रोम होता है। उसी से वो जल का अवशोषित करता है। जड़ जरूरत है ही नहीं, जड़ तो स्ट्रॉन्ग मजबूती के लिए है। अगर पानी उसको चाहिए तो कौन देगा, मूल रोम ही देगा। बात समझा रहे, मूल रोम उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी तुम गौर करते होगे कि मोटा वाला जो है, पेड़ पौधा का मोटा जो है, जैसे अगर हम इसका बात करें, हम एक पौधा लगाए और उस पौधा का जो मोटा वाला जड़ था वो जिंदा है अभी भी, लेकिन उसका मूल रोम सारा टूट गया। अब उसको तुम लगा दो जाकर के कहीं पे, वो पेड़ अगर लग भी गया तो बहुत देर में लगेगा, मैंने काफी लंबा समय उसको लगातार जल दोगे तो, अगर नहीं तो वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि जड़ बचा के तुम कोई खास काम किया नहीं है कि नहीं। तो मूल रोम समझेंगे कि मूल रोम का काम क्या है, किस प्रकार से वो काम करता है। गौर करिएगा बात पर। हम इस जड़ को बनाए हैं, देखो हम यहाँ पे बनाए हैं एक तो पौधा, ठीक है,
और इस पौधा का एक तो जड़ है, ये मान लो इस जड़ का एक छोटा सा पार्ट काट करके हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, इसको जूम करके दिखा रहे हैं। जूम करके इसलिए दिखा रहे हैं कि हमको दिखाना है मूल रोम, जड़ में मूल रोम दिखाना है। तो ये जड़ का पार्ट है और उसके अंदर एक तो मूल रोम दिखाए हैं ये। अब तुम यहां बताओ, ये इधर मिट्टी होगा, होगा ना, बाहर बाहर तो मिट्टी होगा बहुत सारा, ये मिट्टी है। अब एक चीज और है जो विसरण, हर बार मिश्रण पढ़ते हैं, विसरण है ना। विसरण क्या है? अधिक माने सघनता से कम सघनता की ओर चले जाना, बात समझ आ रही है? सांद्रता जिसको कहते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाता है कोई भी चीज मान लो, या फिर उसको छोड़ो, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर चले आना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। कैसे समझिए, यहां मान लो जल ज्यादा है, ठीक है, और जल के साथ खनिज लवण, याद रखना खनिज लवण है। अब खनिज लवण क्या क्या है? तो जो जो उसको चीज चाहिए खनिज के रूप में, मिनरल्स में होता है, क्या क्या होता है? कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जो भी चीज है ना, वो चीज, उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा है यहाँ पे कि कैसे वो अवशोषित करेगा। तो ये जल इधर ज्यादा है और यहाँ पे मान लो जल का कमी है, H2O इधर कम है, जल कम है, तो क्या करेगा ही? कम से ज्यादा की, ज्यादा से कम की ओर जाएगा। तो ये कहाँ चले गया? ये जल धीरे धीरे इधर जो है मूल रोम अपने अंदर वो खींच लिया। अब वो क्या करेगा? खींच लिया, अब मान लो यहां से ये जो इधर खींचते खींचते हर जगह जाएगा, और ये है जाइलम, ठीक है। तो इसका भी दो स्टेप में होता है। एक पहला स्टेज जो है वो है मूल रोम द्वारा या मूल द्वारा जल का अवशोषण हो गया, मूल द्वारा जल का अवशोषण। तो यहाँ पे देखो जल का अवशोषण कैसे हो जाएगा? ये ज्यादा से कम की ओर जाएगा, ये तो विसरण का प्रक्रिया है, वो साइंस का नियम है, कैसे होता है उतना दिमाग तुमको नहीं लगाना है, बस हो जाता है। क्यों हो जाता है? ज्यादा से कम की ओर अपने आप वो होगा ही होगा हर हाल में, ठीक है। तो वो ज्यादा से कम की ओर हुआ, और ये जो है धीरे धीरे, अब मान लो यहां इस कोशिका में ज्यादा है, तो ई कोशिका में ज्यादा है, तो ई कोशिका को देगा ना वो अवशोषित तो होगा ना, कम, ज्यादा से कम की ओर। इसमें ज्यादा है ये इसको देगा, इसमें ज्यादा है ये इसको देगा, समझ में आ रहा? ये मान लो जाइलम है, यही जाइलम है, और जाइलम में क्या करेगा? एक होता है प्रक्रिया जिसको कहते हैं रसारोहण। कैसे होता है समझो बात, क्या गप हो रहा है? रसारोहण क्या है? पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? रसारोहण। क्या होता है इसमें, क्या होता है समझो बात। अब एक चीज है कि अगर तुम पाइप को देख लो, पाइप को अगर हम पाइप एक लिए हैं, एक पाइप लिए हैं और इस पाइप को थोड़ा सा ऊपर यहां कर दिए ऐसे, तो ये पाइप से पानी भेज रहे हैं, तो आप गौर करिएगा यहां तक तो वो खुद भी चल जाएगा पानी, कोई प्रेशर नहीं देगा फिर भी चल जाएगा, पानी का भी अपना प्रेशर होता है, तो यहां तक तो वो खुद चल जाएगा। अब मान लो इसको यहां तक भेजना है तो उसके लिए एक अलग प्रेशर चाहिए। अब तुम छत पे टंकी रखे हो, नीचे तो पानी आ जाता है आराम से, अब नीचे टंकी रख के 5 तल्ला पर चढ़ाना है पानी, कैसे चढ़ाओगे? उसके लिए मोटर चाहिए ना, या फिर तुम मैंने कैसे चढ़ाओगे? कुछ तो ताकत लगाना पड़ेगा, कोई यंत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी कोई यंत्र लगेगा, और वो यंत्र क्या होता है? जिसका नाम है रसारोहण। क्या नाम है? रसारोहण। रसारोहण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जड़ से वो खनिज लवण या जल को क्या करता है? अवशोषित कर करके कहाँ ले जाता है? ऊपर, जहां तक उसको चाहिए, पत्तियों तक ले जाता है। समझ में आ रही बात? बस यही कहानी है। अब इसको देख लो क्या है। यह क्रिया पौधे में जाइलम वाहिनियों के द्वारा होती है। जाइलम का अलग अलग पार्ट्स है ना, वाहिनिकाएं वैसा कुछ है। तो इसको क्या करना है? ये वाहिनिका से जाती है विशाल वृक्षों में ऊपरी सिरे तक जल के उठने की क्रिया को व्यक्त करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का, 2 सिद्धांत है इसका। एक है वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम लोग खिंचाव और ससंजक और असंजक बल होता है ना, ससंजक बल असंजक बल, उसका भी इसमें थोड़ा सा जिक्र होगा। वाष्पोत्सर्जन होगा,
और दूसरा है मूल दाब का सिद्धांत। सिद्धांत दो ही काम करता है, एक मूल दाब का सिद्धांत, हम बोले ना कि एक दाब एक प्रेशर काम करेगा उसको ऊपर ले जाने में, ये यहां तक बात क्लियर है। और दूसरा सिद्धांत क्या है, वाष्पोत्सर्जन। क्यों? क्योंकि देखो अब पेड़ पौधा यहां से जल जो है खींच रहा है, और अच्छा वाष्पोत्सर्जन है क्या? वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, कुल मिलाकर के अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें तो वाष्पोत्सर्जन एक नलायक पुत्र की तरह है कि नहीं? जैसे पिता जितना कमाया उस चीज को बेटा उड़ा दे रहा है, उसको क्या कहेंगे? नालायकन है बेटा, क्या है? नालायक बेटा है। अब बात समझिए यहाँ पे क्या है वाष्पोत्सर्जन, उसको समझो। वाष्पोत्सर्जन ऐसी प्रक्रिया, कहीं पे लिखा हुआ देखो, दिन के समय की गर्मी के कारण पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। या इसी को फिर से लिखा गया है कि वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा पादप अपनी जड़ों से प्राप्त नमी, जो उसके जड़ से प्राप्त नमी यानी कि जल होता है, उस जल को जल वाष्प के रूप में क्या कर देता है, अपनी पत्तियों के रंध्रों के जरिए वायुमंडल में वो मिला देता है। बात समझ आ रही? पेड़ पौधा क्या किया वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, वो जो जड़ उसको पानी खींचा था, उस पानी को जो जल और जो नमी था, जो खनिज लवण था, उस जल को क्या करता है, पत्ती उसको उड़ा देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन होने जब होते रहेगा बार बार, अब मान लो बार बार वाष्पोत्सर्जन होगा तो अब धीरे धीरे पानी जो है चढ़ते जाता है इसमें, ठीक है। यहां जगह बन रहा है ना बार बार, वो बार बार उड़ा रहा है पानी को, तो पत्ती में जगह बन रहा है बार बार, है ना। पत्ती सबसे ऊपर वाला जगह होता है, तो यहां इसको चाहिए शरीर के हर भाग से होकर के गुजरना पड़ेगा पानी को। तो हर भाग से जैसे मान लो ट्रेन में तुम चढ़े हो, और ट्रेन में चढ़े हो तो अब ये ट्रेन का दो जगह है जहां से आदमी को एक तरफ से चढ़ना होता है, दूसरे तरफ से उतरना होता है, मान के चलो। अब इधर से अगर यदि वो उतरते रहेगा तब तो इधर से लोग चढ़ पाएगा, अभी उतरना बंद कर देता, इधर से चढ़ पाएगा? कितना चढ़ेगा? मान लो 10-12 को एक्स्ट्रा चढ़ भी गया तो भी तो जगह वो कांच कूच के डाल भी दिया, अब इधर से वो निकल रहा है बार बार, तो इधर से वो चढ़ रहा है बार बार, है कि नहीं? सेम प्रोसेस है। यानी कि ये जो वाष्पोत्सर्जन है वो क्या करता है, वो पत्तियों में जल को उड़ा देता है, इसीलिए तो वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण वो जल अपने आप खींचता भी है, नहीं खींच पाएगा अगर वो उड़ाएगा भी नहीं तो। एक दूसरा है खिंचाव, माने वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, दूसरा है ससंजकवाद, और एक है असंजनवाद, असंजन। तो ससंजनवाद क्या होता है, सेम चीजों में आप गौर करिएगा ना कभी, अगर आपके पास घर में जाके प्रैक्टिकल में भी कर सकते हैं, एक पानी का बूंद लेना, एक यहाँ लेना और एक यहाँ लेना, कुछ नहीं करना है, खाली बीच में हाथ धर देना, यहाँ वो दोनों सट से मिल जाता है, अब मिल के तुरंत अपने भाईचारा निभा लेता है ना। इसका मतलब यह है कि ई दोनों के अंदर ससंजक बल है, ससंजक बल समान पदार्थों में लगता है, ठीक है। समान पदार्थों में क्या लगेगा, ससंजक बल। ससंजक बल के कारण वो झट से चिपक जाता है, और चिपक जाता है। अब देखो यहाँ पे मान लो पानी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, झट से चिपक जाता है, ससंजक बल काम कर रहा है। पानी से पानी चिपक रहा है तो वो ससंजक बल है। मान लो ई जो ड्रॉप है, ई जो बूंद है, इस बूंद से चिपक रहा है तो वो ससंजक बल हो गया। अब ये जो है जाइलम से चिपक रहा है, तो जाइलम तो वो अलग पदार्थ हो गया ना, अब पानी और जाइलम अलग अलग चीज है, तो वो अलग अलग जो चीज से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, असंजक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, असंजक। अब देखो हम लोग का क्या होता है ना कि ससंजक असंजक बल कई उदाहरण तुम ले सकते हो। एक पत्ता आता है, क्या चीज का वो पत्ता होता है, हम लोग गांव घर में पैक्सिया बोलते हैं, और उसमें तुम देखते होगे क्या देखता है, पानी। तुम इसमें इस पत्ता में तुम पानी रखो 5 मिनट, पानी में क्या बोलते हैं, इस पत्ता में तुम पानी का ड्रॉप डालो, है कि नहीं, कहीं से भी वो पकड़ेगा नहीं उस पानी को। हम लोग इसमें थूक करके देखते हैं, है ना,
इसमें देखो, अब ये क्या होता था, ये पकड़ता नहीं था, ये गोल हो जाता था, और जैसे जिधर ढलान मिलता था तुरंत से नीचे उतर जाता था। ये चीज है, इसको कहेंगे क्या, असंजक बल, है ना। असंजक बल लिपस्टिक में बहुत ज्यादा होता है, लैक्मे का जो लिपस्टिक होता है ना। क्यों, तब तो वो चिपक जाता है होठ में इतना जबरदस्त कि तुम होठ निकल जाएगा, लेकिन वो लैक्मे का लिपस्टिक नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात, वो असंजक बल हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अच्छा, एक चीज और होता है, आप देखिए, रात के समय में वाष्पोत्सर्जन होता होगा, सुन लो, रात के समय में वाष्पोत्सर्जन हो, दिन रात सब हमेशा होता है ना। तुम छोटा छोटा घास में देखोगे, छोटा छोटा घास में देखोगे, ये घास मान लो है, इस घास में आप गौर करिएगा ना, तो दिन में जब सुबह उठ के देखेगा तो उस पे यहाँ पे बिंदु बिंदु टाइप का पानी आ जाता है। क्या होता है, वो बिंदु स्राव कहलाता है। लेकिन होता क्यों, उस चीज को समझो। ये जो है यहां से हर बार जल का अवशोषित कर रहा है, और जल का अवशोषित वो रात में कर रहा है, लेकिन रात में वाष्पोत्सर्जन थोड़ा होगा। वाष्पोत्सर्जन तो दिन में ही होगा ना, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब रात भर वो जल का अवशोषित किया, अब वो जल कहाँ जाएगा, तो वो बिंदु के रूप में बाहर वो दिखने लगता है। उसी घास में देखते हो बोरे बोरे, वो चीज वही बिंदु स्राव कहलाता है। ठीक है। रात्रि के समय में सूर्य की अनुपस्थिति में मूल दाब को ऊपर की दिशा में ले जाने के लिए वो मुख्य रूप से प्रभावी होता है। यानी कि वो रात के समय में वही काम होता है। ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है तो फिर ठीक है।